हेलो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 10 मेरा कसूर क्या है। यहाँ लेखक ने बाघों के बारे में लिखा है कि उनके स्वभाव, उनके रंग रूप, आदतों के बारे में उनका परिचय बताया है और ये भी बताया कि जो उन्हें आदमखोर बनाने का जो कौन है, उसे आदमखोर कौन बनाते हैं कि हम मनुष्य ही उन्हें आदमखोर बनाते हैं। ऑर्डर मनुष्य की इस अदालत में आज आपके सामने बंदी बाघ खड़ा है। इसे रहने के लिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है, जो भारत नेपाल सीमा के सटे लखीमपुर खीरी जनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है। 2 मार्च 1978 का दिन है। एक बैलगाड़ी चालक कटभागटिया पुल से गुजर रहा था। अपने साथी बैलों के लिए वह जंगल की हरी घास लेने रुक गया। जो पशु उसकी सेवा में दिन रात लगे रहते थे, उनकी सेवा के लिए क्या यह कुछ अधिक था? फिर क्या था? पास ही सुस्ता रहे एक बाघ को गाड़ीवान की यह हिमाकत पसंद नहीं आई। बिना चेतावनी दिए उसने गाड़ीवान को एक बार देखा। दूसरे ही क्षण गाड़ीवान की चीख से जंगल गूंज उठा। यह इस बाघ का पहला कसूर था। इस कसूर को माफ़ कर भी दिया जाता यदि एक के बाद एक इसने 3 अन्य आदमियों को मार नहीं दिया होता। एक बाघ की इतनी हिम्मत कि यह मनुष्य की शान के खिलाफ काम करे, इसे यह या तो उम्र कैद की सज़ा दी जाए या आदमखोर घोषित करके मरवा दिया जाए। ठहरिए, मुझे भी बोलने का अपनी बात का रखने का मौका दीजिए। मैं यह जानता हूँ, मुझे अपना राष्ट्रीय पशु घोषित करके आपने मुझ पर बहुत। कौन बोल रहा है? बाघ बोल रहा है अपनी बात। तो बाघ की बात को लेखक बाघ की बात को कौन रहा है? लेखक अपने शब्दों में रख रहा है। पशु घोषित करके आपने मुझ पर बहुत उपकार किया है। अपने कंक्रीट के साम्राज्य में कुछ राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य बनकर हमें यह रहने की जगह दी है। फिर यदा कदा जीपों और हाथियों पर पर्यटक के रूप में आकर हमें इस बात का भी एहसास करा दिया जाता है कि आप बुद्धिमान मनुष्य हैं और हम आपकी दया पर जीवित रहने वाले वन्य पशु हैं। हमारी तनी हुई मांसपेशियां, कसे हुए पुट्ठों और स्प्रिंग की तरह लचीली कमर पर उभरा हुआ सुडौल सीना देखकर हाथी भी अपना चाल तेज कर देता है, मगर आदमी जानता है कि उसे हमसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आदमी हमारा प्राकृतिक आहार भी नहीं है, फिर भला हम उसे क्यों मारेंगे? सच तो यह है कि हम स्वयं ही आदमी से डरते हैं, आदमी को देख रास्ते से हट जाते हैं। यह बात आप वन संरक्षण के कार्य में लगे राष्ट्रीय उद्यान के कर्मचारियों से भी पूछ सकते हैं। हमें देखकर ये भागते नहीं, हमारे आराम में खलल डालने की बात सोचते नहीं, बस हमें देखकर सीधा तनकर खड़े हो जाते हैं। हमारी आंखों में आंखें डालकर तब तक घूरते रहते हैं जब तक हम उनका रास्ता छोड़कर चले न जाएं। उस अपरिचित चेहरे, 1.25 मीटर ऊंचे, लंबी फागदार उंगली और सवारी हुई जुल्फों वाले जीव में मेरी कोई रुचि नहीं है, मगर बात जब हमसे छेड़छाड़ की हो तो हमें कदम उठाना ही पड़ता है। आखिर हम जंगल के बादशाह हैं, कुछ सावधानी तो आपको बरतनी होगी। आप हमसे यह आशा तो नहीं कर सकते कि हम गीदड़ों की तरह दुम दबाकर भाग जाए। 2 मार्च 1978 को भी यही हुआ था। वह आदमी मेरे शयन कक्ष में अचानक आ पहुंचा। उसको इस गलती की सज़ा देने के लिए मैं अंदर घने जंगल में चला गया। जी हाँ मिलॉर्ड, यह बाघ बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन 3 अप्रैल 1978 को इसने फिर एक आदमी की जान ली। जांच करने पर पता चला कि वह आदमी भी हरी घास के लालच में राष्ट्रीय उद्यान में घुस गया था। उसके संबंधियों को आज तक उसकी मौत का पता नहीं चला। दुर्घटना स्थल की जांच करने पर इसी बाघ के पंजों के निशान मिले हैं। इस प्रकार 2 आदमियों की उंगलियों के निशान एक जैसे नहीं हो सकते। इसी प्रकार 2 बाघों के पंजों के निशान भी नहीं मिलते। इसके पंजों की जांच करने पर हमने इसकी कदकाठी और उम्र का अनुमान लगा लिया है। वैसे भी हम जानते हैं कि जंगल में एक ही राजा होता है, 2 नहीं। कोई भी बाघ अपने क्षेत्र में किसी दूसरे बाघ को सहन नहीं कर सकता। यदि कोई दूसरा बाघ उसके क्षेत्र में प्रवेश करता है तो दोनों के बीच मल्ल युद्ध होना निश्चित है। जंगल का यही कानून है।
महानुभाव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी सही कह रहे हैं, वह मैं ही था। मैंने ही उस घुसपैठिए को मारा। 3 अप्रैल को दिन में खा पी कर वही घास में सुस्ता रहा था कि चोरी छिपे घास काटने वहाँ आ गया। जंगल के राजा की आंखों के सामने चोरी भला चुपचाप यह कैसे देखता। वन रक्षकों का तो पता नहीं, लेकिन अपने क्षेत्र की रक्षा किसी तनख्वाह के लालच में थोड़ी ही करते हैं। मैं मानता हूँ कि मैंने इन दोनों को ही नहीं, 6 अप्रैल को एक अन्य आदमी को भी मौत के घाट उतार दिया था। मैं अपने परिवार के साथ बैठा था। हमारा शावक कुछ ही दूर पर खेल रहा था, यानी कि उनका बच्चा। उसी समय वह आदमी हंसते खेलते परिवार को बाधक बन गया। क्या अपने शावक की रक्षा करना मेरा कर्तव्य नहीं था? मुझे पकड़ने के लिए जोर शोर से तलाश शुरू कर दी गई। मेरे लिए जीवित चारा बांध दिया गया। मैंने आपकी इस भेंट को सहर्ष स्वीकार किया। 40 किलो का पाड़ा खाने के बाद मैं निश्चित ही, यानी कि पाड़ा किसे कहते हैं, भैंस का बच्चा, निश्चित ही 3-4 दिनों तक जंगल में इधर उधर घूमता रहा। इसी बीच कई बार वन संरक्षक ने मुझे देखा, कई बार मेरी उनकी आंखें चार हुई, मगर वे अपना काम करते रहे और मैं अपना काम, यानी पूरा आराम। वैसे भी हम पेट भरा होने पर शिकार नहीं करते। वन रक्षक मेरे लिए 3-4 दिनों के बाद चारा बांध रहे थे। मैं भी चुपचाप बिना कोई नखरा दिखाए स्वीकार करता रहा। लेकिन फिर अचानक एक शाम थारू जनजाति के इस आदमी ने मेरे ताल में घुसने का दुस्साहस किया, यानी कि हिम्मत की, और वो भी अनुचित हिम्मत की। दुस्साहस मतलब अनुचित साहस किया। उसके साथ भी मुझे वही करना पड़ा जो मैंने पहले 3 आदमी के साथ किया था। मैं समझ नहीं पा रहा था, जब पहले आदमी को मारकर मैंने चेतावनी दे दी थी, तो फिर आदमी बार बार मेरे वन क्षेत्र में क्यों घुस रहे थे? आपने हमें अपने क्षेत्र में आने से प्रतिबंधित कर दिया था। मैं तो आपके क्षेत्र में नहीं घुस रहा था, फिर आप बार बार क्यों मुझे उकसाया जा रहा था? उस आदिवासी के मारे जाने के बाद अन्य लोगों ने मेरी चेतावनी को गंभीरता से लिया। तब मैंने भी किसी आदमी को अपना शिकार नहीं बनाया। अब आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरा कसूर बताएं। यदि मैं आपको अब भी आदमखोर लगता हूं तो मुझे अपराधी घोषित किया जाए, अन्यथा मुझे अपने परिवार के साथ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में स्वच्छंद विचरण करने दिया है। फैसला अब आपके हाथों में है। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह जैसे हम अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहते हैं, इसीलिए क्या होता है, वन्य जीव भी अपने फैमिली, अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहते हैं। एक बाघ के जो मन के विचार हैं वही लेखक ने इस चैप्टर में लिखे हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, कभी किसी को बिना वजह परेशान नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए ब्यूटीफुल डे।